नमस्कार जी। मधु वशिष्ठ की कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। मेरी कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं यह जानकर मुझे बहुत खुशी होती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने, कहानियों को लाइक और कमेंट करने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, यह मैंने बहुत पहले मॉम्सप्रेसो में लिखी थी और यह भी उसकी काफ़ी पसंदीदा कहानियों में से एक थी। इसका शीर्षक है सेवानिवृत्त नहीं, सेवा प्रवृत्त होना चाहिए। बात उस समय की है जब ऑफिस में बायोमेट्रिक जैसी कोई चीज ही नहीं होती थी। लोग समझते थे कि सरकारी कर्मचारी बिना काम किए ही वेतन लेते हैं। उस समय में भी मैडम के कारण पूरा ऑफिस समय से पहले ही लग जाता था और देर तक बैठने के लिए भी मैडम की अनुमति अनिवार्य थी। मैडम का सोचना था देर तक बैठने वाले या तो वह होते हैं जो अपना काम समय पर नहीं कर सकते या भ्रष्टाचारी होते हैं। पूरे कार्यकाल में मैंने कभी भी मैडम को छुट्टी लेते नहीं देखा और ना ही लेट आते। मैडम की एक ही बेटी थी, वह भी दूर रहती थी। उनके पति का स्वर्गवास हो चुका था। मैडम के कार्यकाल में कभी कोई काम रुकता ही नहीं था। वह अपना वेतन भी तभी स्वीकार करती जबकि पूरा दफ्तर वेतन ले चुका होता था। एक भ्रष्टाचार मुक्त ऑफिस की कल्पना जैसा कि आज के नेतागण करते हैं, वैसा ही ऑफिस उस समय हमारा विभाग था। जो कर्मचारी अपने आप को इस व्यवस्था में काम करने के अयोग्य पाते थे, बिना कोई कारण मांगे मैडम उनके स्थानांतरण का आवेदन स्वीकार कर लेती थी। मैडम की सेवानिवृत्ति की तारीख भी नजदीक आती जा रही थी। कुछ लोग तो इसके कारण बहुत खुश हो रहे थे। उन्हें अपने आप को जेलों में से छूटने का एहसास हो रहा था। कुछ दुखी भी हो रहे थे कि अब काम की गति का क्या होगा। कुछ यह जानने के लिए भी उत्सुक थे कि मैडम अब क्या करेंगी। अपनी सेवानिवृत्ति वाले दिन तमाम औपचारिकताओं के बाद जब मैडम ने भाषण दिया तो उन्होंने कहा, मैं अब सेवानिवृत्त नहीं हो रही हूँ, मैं अब सेवा प्रवृत्त हो रही हूँ। बात बहुत पुरानी थी लेकिन मन को छू गई। आज अपनी सेवानिवृत्ति वाले दिन मैडम की बहुत याद आई और याद आए उनके कहे शब्द कि अब मैं सेवा प्रवृत्त हो रही हूँ। सेवा प्रवृत्त कैसे होते हैं? मैडम मेरी आदर्श थी। एक बार मैडम से मिलने की इच्छा हुई। डायरी में से पुराना नंबर निकाला और मैडम को लगाया। मैडम ने फ़ोन उठाते ही मुझे मेरे नाम से बुलाया और बोली, कहो कैसी हो, कैसे याद किया? अरे आपको मेरा नाम याद कैसे है मैडम? वैसे ही। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, जैसे तुम्हें मेरा नंबर याद है। मैडम ने मुझे अपना पता दिया। दूसरे दिन गुड़गांव में मैं मैडम के घर थी। बाहर सिक्योरिटी वाले से जब मैडम के घर के बारे में पूछा तो वह मुझे आदर सहित एक घर के बाहर ले गया। उनके घर के बारे में जैसा मैंने सोचा था वैसा तो कुछ भी नहीं था। मैडम कॉटन की साड़ी पहने बाहर ही टेबल और चेयर पर वैसे ही बैठी थी जैसे कि वह ऑफिस में बैठती थी। अंदर उन्होंने दो कमरों में और छत पर क्लास लगा रखी थी। सर आते थे और पढ़ाते थे। मैडम ने बताया, उसके बाद में उन्होंने पढ़ने के इच्छुक गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था। 100 या 200 रुपए फीस के साथ वह बच्चों को पढ़ाने के लिए सेलेक्ट करती थी। फीस भी इसलिए लेती थी ताकि बच्चों को फ्री में काम करने और करवाने की आदत ना पड़ जाए। पास होने के बाद उनके पैसे अक्सर उनको इनाम के रूप में लौटा दिए जाते थे। बच्चों को 10वीं, 12वीं, आईआईटी और मेडिकल एंट्रेंस की भी पढ़ाई करवाई जाती थी। विभाग के बहुत सारे टीचर्स जो सेवानिवृत्ति के बाद अपनी सेवाएं प्रदान करके सेवा में प्रवृत्त होने चाहते थे, वह सब आकर अपनी इच्छानुसार समय देकर बच्चों को पढ़ाते थे। वहीं जाकर मुझे पता पड़ा कि उनके पढ़ाए हुए कई बच्चों का सिलेक्शन आईआईटी और मेडिकल में भी हो गया है। मैडम का स्कूल हर उस बच्चे के लिए खुला था जो पढ़ना चाहते थे। आगे भी बच्चों की पढ़ाई का खर्चा अगर सरकार से मिलना हो
तो वहाँ से कोशिश करके दिलवाया जाता था, और नहीं तो कुछ और टीचर मिलकर एक बच्चे की पढ़ाई का खर्च भी उठा ही लेते थे। एक कमरे में 4 सिलाई मशीन रखी थी और अलमारी में बहुत सारे कपड़े। मैडम ने बताया कई लोग जिनके पास फालतू कपड़े होते हैं वह अपने कपड़े इस अलमारी में छोड़ जाते हैं। अपने आप ज़रूरतमंद बच्चे उनको अपने साइज का करके पहन लेते हैं। उनका नाप का करने के लिए 3 डोमेस्टिक साइंस की सेवा प्रवृत्त मैडम भी आती थी, जो कि सिलाई के साथ साथ कपड़ों को काट कर नाप का करना और नए कपड़े भी बनाना सिखाती थी। मैडम आज भी उतनी ही व्यस्त थी जितनी कि तब होती थी। लंच टाइम हो गया था। मैडम ने कहा, आओ खाना खाते हैं। डाइनिंग टेबल पर खाना लग चुका था, फुलके, दाल और चावल। मैडम ने कहा, हम कभी गुरुद्वारे में तो सेवा कर नहीं पाते, लेकिन हमारे लिए यही मंदिर, यही गुरुद्वारा है। वह लोग जो सेवा करना चाहते हैं यहाँ पर खाने का सामान भी दे जाते हैं। यहाँ पर खाना सबके लिए ही बनता था। तभी उन्होंने रसोई में काम कर रही कांता जी से मेरा परिचय करवाया। उन्होंने बताया कि इनके बेटे का सिलेक्शन आईआईटी में हो गया है। हालांकि खाना बनाने के लिए महाराज है, पर फिर भी यह इस मंदिर रूप में घर में आकर अपनी सेवा करना चाहती है। ऐसे ही और भी व्यवस्था चल रही थी। एक कमरे में बहुत सारे बिस्तर जैसे बिछे हुए थे। मैडम ने कहा कि कुछ बच्चे जिनके घर में ऐसे हालात नहीं होते कि वह पढ़ सके, उन बच्चों के लिए अपने इम्तिहानों में यहाँ ठहरने की व्यवस्था कर दी जाती है। मैडम से विदा लेकर जब मैं अपने घर चली तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैंने किसी तीर्थ स्थल के दर्शन कर लिए हों। सेवा में प्रवृत्त होने का अर्थ मुझे समझ में आ चुका था, और इसी दृढ़ निश्चय के साथ मैं भी चली थी कि मुझे सेवा निवृत्त नहीं, सेवा प्रवृत्त होना है। आपका क्या ख्याल है? आप सब लोग सेवा निवृत्त होना चाहते हैं या सेवा प्रवृत्त? ज़रूर बताइए। धन्यवाद।